हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 13 जो कि राजनीति विज्ञान से लिया गया है, जिसमें आज हम देखेंगे, जिसमें टॉपिक हमारा होगा संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। ये लेसन का नाम भी है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमें जो संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार के बारे में बहुत सारी चीज़ों को वन बाय वन करके आगे देखना है, जिसमें हम देखेंगे आज। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में पढ़ा। साथ ही संविधान सभा में हुए वाद विवाद और भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्यों व आदर्शों को समझने की कोशिश की। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा कि किस तरीके से जो भारतीय संविधान के जो नियम बनाने के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, वो किस तरीके से जो ऐतिहासिक संदर्भ में बताया गया कि किस तरीके से संविधान सभा में वाद विवाद हुए थे, और साथ ही साथ उद्देशिका में हम लोगों ने विभिन्न मूल जो तत्व थे, उसके मूल्य थे, उनके आदर्शों को समझने की कोशिश की गई है। इस अध्याय में हम संविधान के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, संविधान में होने वाले सामाजिक बदलाव के अवसर तथा संविधान के विकसित होते हुए स्वरूप का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से कि राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, उसकी जो ढांचा होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, वो किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से वो कार्यों का संचालन करती है। और साथ ही ये भी देखेंगे कि संविधान सभा में जो होने वाली जो सामाजिक बदलाव में, सामाजिक रूप से जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, उस बदलाव के अवसर, साथ ही साथ संविधान को किस तरीके से विकसित, उसका जो फैलाव कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। जिसमें हम देखेंगे आज 13.1 में संविधान में राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, किस तरीके से राजनीतिक संस्थाओं की संरचना कैसी, उसके ढांचे, उसकी प्रक्रिया कैसी हुई। तो यहाँ देखेंगे शक्ति का विकेंद्रीकरण किस तरीके से होता है। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, वह आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है और उनकी ज़रूरतों व आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और मोहल्ला, ग्राम, शहर, जनपद, जिला और राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचे और उनके पास निर्णय लेने के अधिकार हो। यहाँ सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शक्ति का विकेंद्रीकरण कैसे होगा। इसमें तो पहले तो केंद्रीकरण को समझना होगा। केंद्रीकरण क्या होती है कि ये मुख्यतः जो सरकारी क्षेत्रों में किए जाने वाले क्या है, व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है, जिसके बारे में अध्ययन करने वाले एक क्या होता है, विषय होता है, जिसके बारे में विभिन्न तरीके से उस पर खुल करके व्यापक रूप से क्या होता है, निर्णय होता है। और साथ ही साथ जो विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण में क्या होता है, कार्यों एवं शक्तियाँ लोगों के या चीज़ों का क्या होता है, केंद्रीकरण, स्थान या फिर जो प्राधिकारी होते हैं उसे हटा करके उस पर क्या होती है, पुनः मतलब फिर से विभाजन की जो करने की प्रक्रिया होती है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट तौर से ये कहा गया है कि वह तो कैसा होता है, वह आम लोगों की पहुँच से कैसा हो जाता है, दूर हो जाता है। जो आम नागरिक होते हैं उससे ये थोड़ा दूर होता है, और जो उनकी ज़रूरतें, उनकी जो आवश्यकता है, जो आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं और साथ ही आकांक्षा है, जो उनकी इच्छा है, उनको प्राथमिकता इसमें नहीं मिल पाती। वास्तव में जब क्या होता है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक जो कहना चाहिए शासन है या शक्ति है, वो उसका सही ढंग से विकेंद्रीकरण नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या है, सत्ता का क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा। उसको हर क्षेत्र से, हर पहलू से उसे क्या करना पड़ेगा, उसके ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। तो उसके लिए मोहल्ला, ग्राम, शहर, जनपद, जिला और राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचे और उनके पास निर्णय लेने के क्या होते हैं, अधिकार हो, तभी ये सब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो पाएगा। गांधी जी के स्वराज्य की कल्पना में अधिकतम अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना था। जब गांधी जी के अपने स्वराज्य की कल्पना की गई थी, उस बताया कि अधिकतम जो अधिकार हो किस पर हो, ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए। स्वतंत्र भारत का संविधान
समय यह विवाद का मुद्दा बन गया कि क्या भारत में प्रांतों के पास सारी प्रमुख शक्तियां हों और केंद्र के पास केवल रक्षा विदेश नीति जैसे विषय हो। जब भारत स्वतंत्र होने के बाद जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय काफ़ी लंबे समय से ये वाद विवाद चल रहे थे और साथ ही ये मुद्दा भी खड़ा हुआ था कि अगर मुद्दा बना कि क्या भारत में प्रांतों के पास सारी शक्तियाँ होंगी, जो अलग अलग प्रांत होंगे भारत में जो भी प्रांत होंगे उनके पास क्या उनके पास अपनी प्रमुख शक्तियाँ होंगी और जो केंद्र है केंद्र के पास केवल क्या होगी, रक्षा विदेश नीति जैसे उनके पास विषय है। मतलब जो पूरी ताकत होगी वो किसके कहा गया है कि प्रांतों के पास ऐसा होगा, ऐसे जैसे मुद्दे वहाँ पे क्या हुए थे, खड़े हुए थे। यह निर्णय लिया गया कि देश की एकता है, देश में जितने भी जो नागरिक हैं, जनता है, चाहे वो प्रांत विभाजन हो, चाहे ग्राम के हो, शहर के हों, तो उनके देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिए तथा उसमें क्या करना है, सामाजिक बदलाव लाने के लिए भारत में एक शक्तिशाली केंद्र शासन की क्या थी, जरूरत है। जब तक केंद्र का शासन जो विभिन्न प्रांतों पर नहीं होगा तब तक वो उसकी जो उसे मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। तो उसके लिए शक्तिशाली किसको होना पड़ेगा, केंद्र की शासन की जरूरत है। साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि प्रांतों के स्तर पर भी कई विषयों पर निर्णय लेने के अधिकार हो। साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि जो प्रांतीय स्तर पर, जो प्रांतों के स्तर पर भी कई विषयों पर निर्णय लेने के अधिकार हो। मतलब विभिन्न विषयों पर जैसे कि हर एक जो भी आवश्यकता है उस विषयों पर प्रांत को भी अपने निर्णय लेने के भी अधिकार हों उसके पास। ये प्रांत के लिए कहा गया है। दरअसल भारत को प्रांत का समावेश या संघ माना गया है। ये जो कहा गया भारत को प्रांतों का, जो विभिन्न प्रांतों समावेश मतलब मिला हुआ, या तो फिर उसे क्या कहा गया, संघ माना गया है। अतः देश में 2 स्तर पर सत्ता का वितरण हुआ है। 2 स्तर पर क्या है, सत्ता जो है उसको बांटा गया है, वितरण किया गया है। दूसरा है संघीय जो मिलकर के होती है, और दूसरा क्या है, केंद्रीय स्तर पर तथा प्रांतीय स्तर पर बताया गया है। दोनों स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों को निर्णय का अधिकार दिया गया है। दोनों स्तर पर, जिस तरीके से हमने संघीय पर देखा, केंद्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर पर, दोनों स्तरों पर जो चुने गए प्रतिनिधि होंगे, जो सदस्य होंगे, उसे स्वयं उन्हें क्या है, निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। जब 1952 में जब 1992 में जब संविधान का जब संशोधन हुआ, उसमें जब परिवर्तन किया गया, तब क्या हुआ कि ग्राम पंचायत के जो तीसरे स्तर पर क्या होने लगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण की। किस तरीके से जो कार्य शक्तियाँ हैं और लोगों का स्थान उस जगह पर हटा करके पुनः उसे क्या है, विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है वो फिर से की गई ताकि क्या हो सके, इससे जो केंद्रीय स्तर पर सत्ता का जो केंद्रीकरण होगा वो काफ़ी मजबूत हो पाएगा। अब आगे देखते हैं शक्ति विभाजन। किस तरीके से शक्ति का विभाजन। राज्य या शासन के पास जो शक्तियां हैं वे 3 प्रकार की होती हैं। किसके पास, जो शक्ति विभाजन के तौर पर, एक होता है राज्य के पास और दूसरा शक्ति के शासन के पास, जो केंद्र से जो शासन चलती है वो। तो राज्य और शासन के पास जो शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला बताया है कानून बनाने, उसे लागू करने तथा उसके अनुसार कार्य करने की। किंतु ये तीनों शक्तियाँ एक ही संस्था या व्यक्ति में केंद्रित हो जाए तो वह निर्गुण शासन हो सकता है। यहाँ पे 2 बातें बताई गई है कि जो राज्य और शासन के पास जो शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो कानून को बनाने, कानून कैसे बनेंगी वो उनके पास होती है, कानून बनाने की। फिर उसे कानून जब बनेगा तो उसे क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। फिर जब वो लागू हो जाएगी तो उसी के अनुसार जो न्यायाधीश होंगे वो उस पर क्या करेंगे, न्याय करेंगे। किंतु कहा गया है ये तीनों शक्तियाँ क्या है, एक ही संस्था, ये सारी चीज़ें जो कानून बनाने का, लागू करने का और साथ में न्याय करने की, अगर ये तीनों शक्तियाँ एक ही संस्था या फिर एक व्यक्ति को केंद्रीकृत हो जाए, मतलब किसी एक व्यक्ति को ये तीनों शक्तियाँ अगर दी जाएँ तो वह क्या हो सकता है, निरंकुश शासक हो सकता है। मतलब ऐसा शासक जो अपनी इच्छा अनुसार देश पर अपनी मर्जी से शासन कर सकता है, जिसको आप लोग तानाशाह के रूप में भी समझ सकते हैं।
शक्ति विभाजन का अर्थ है इन शक्तियों को अलग करने और स्वतंत्र संस्थाओं को सौंपना है, जैसे कि पिछले कक्षा में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इस बात को पहले समझ लेते हैं कि जो शक्ति विभाजन है, शक्ति विभाजन से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ शक्तियों का क्या होगा, विभाजन होगा, उन्हें अलग अलग। तो जब शक्ति को विभाजन होगा तो संस्थाएं भी अलग अलग होंगी, तो उन संस्थाओं को क्या दी जाती है, उन्हें सौंप दी जाती है। तो इनके बारे में हम आगे अगले पेज में देखेंगे, जिसमें लोकतांत्रिक क्रांतियों का एक क्या है, मुख्य उद्देश्य शक्ति विभाजन था। जो लोकतांत्रिक हैं उनका किस तरीके से लोकतांत्रिक क्रांतियों का उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, शक्तियों का विभाजन करना, उसे अलग अलग भागों में विभाजित करना। इस प्रकार आधुनिक सरकार के 3 अंग हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत से जब आप संविधान के बारे में पढ़ते हो, वो नियम कैसे बनते हैं, किस तरीके से लागू होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ बहुत सटीक तौर से लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो वो आधुनिक सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। पहला यहाँ पे देखेंगे हम विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है, जो कानून या नीतियाँ बनाती है। जो कानून और नीतियाँ बनाती है उसे हम क्या कहेंगे, विधायिका। कानून वो ही बना पाएंगे, मतलब जो जिस तरीके से संविधान में जो भी हमने कानून उसमें सूची बनी गई है, अनुसूची बनी गई है, तो उन सूची में जो भी कानून बने हुए हों, तो वो सब काम किसका होता है, विधायिका का होता है। अब दूसरे देखते हैं कार्यपालिका, जो उन्हें क्रियान्वित करती है, मतलब क्रियान्वित मतलब उस पर क्रिया करती है, वर्क करती है। तथा न्यायपालिका, जो उनके अनुसार न्याय करती है। जब वो कानून बन के तैयार हो जाएगी तब उसी के आधार पर न्यायपालिका क्या करती है, उस पर न्याय करती है। जैसे कोई भी कहना चाहिए मुकदमा हो गया, या किसी ने अपराध किया, या कुछ ऐसे वर्क होते हो, तो उसके तहत क्या होती है, उसी के आधार पर कहना चाहिए न्याय किया जाता है। उसने जो जिस हिसाब से जुर्म किया है, या जिस हिसाब से उन्होंने जो भी कार्य किए गए हैं, तो उसी के आधार पर उस पर न्याय होती है या मुकदमा होता है उसका। अब आगे देखते हैं शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का मतलब शक्ति विभाजन। सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका, ये तीनों चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा कि जो कार्यपालिका काम का क्या होता है, क्रियान्वित करना। मतलब किसको क्रियान्वित करना, कानून और जो नीतियाँ बनती हो उसको क्या करना है, क्रियान्वित करना। विधायिका, विधायिका किसको कहेंगे, कानून या जो नीतियाँ बनाती है उसे विधायिका कहेंगे। न्यायपालिका, जो उनके अनुसार न्याय करती हैं, वो क्या कहलाएंगे, न्यायपालिका। में से प्रत्येक अपने कार्य क्षेत्र में कैसे होते हैं, स्वतंत्र हैं, तथा उसे किसी अन्य पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं होता, क्योंकि तीनों के काम एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ ये बताया गया है कि जो इन तीनों का, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में क्या होते हैं, प्रत्येक कार्य क्षेत्र उनका कैसा होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, तथा जो किसी अन्य पर उसका कोई नियंत्रण की शक्ति, किसी अन्य पर मतलब कहने का मतलब किसी दूसरे पर उसका नियंत्रण करने की शक्ति उसके पास नहीं होती है। लेकिन ये भी कहा गया कि वास्तव में यह संभव नहीं होता है, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जिस तरीके से विधायिका का काम कानून बनाना, वो कानून बनाने के बाद किस पर डिपेंड होगी, कार्यपालिका, क्योंकि वो क्या करती है, क्रियान्वित करती है। तथा जब ये क्रियान्वित करने का जब उसे कानून बन जाएगा, तब उसकी स्थिति में क्या करेगी, न्यायपालिका उसी के अनुसार न्याय करेगी। तो ये तीनों एक दूसरे से कैसे हुए हैं, निर्भर हैं या फिर जुड़े हुए हैं, और उन्हें मिलकर चलना होता है। भारत में सीमित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। तो यही सब की वजह से उन्हें मिलाकर या फिर मिलकर चलना होता है, जिसकी वजह से भारत में सीमित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को सीमित मतलब थोड़े, शक्ति आप सभी जानते हैं, पृथक्करण मतलब शक्तियों का जो यहाँ पे विभाजन बताया गया है। यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो पूर्ण है, पर विधायिका और कार्यपालिका कैसे हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा बहुत स्पष्ट तरीके से कि कानून या नीतियाँ बनाना और उसे क्रियान्वित करना। इसलिए क्या कहा गया कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस प्रणाली में कार्यपालिका, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, मंत्री परिषद, विधायिका, जिसको संसद का भी ये क्या होते हैं, अंग हैं। मंत्री परिषद के सदस्य
जो मंत्रिपरिषद के सदस्य मतलब जो कि कार्यपालिका क्या करती है, उनका काम क्रियान्वित करना होता है, किसको, कानून और नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। तो मंत्री के संसद के भी सदस्य होते हैं और उसके प्रति क्या होते हैं, जवाबदेही होती है, मतलब उनको जवाब देना होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य जैसे कि यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका, ये जो भी कार्य करेगी वो संसद के प्रति जो भी कार्य करेगी उसका जवाब उसको किसको देना पड़ेगा, संसद को देना पड़ेगा। इसलिए मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति, संसद के सदस्य वो होते हैं और उसके प्रति जवाबदेही होते हैं कि वो जो भी वर्ग के हों या फिर जो भी उनका कहना चाहिए आंसर जो भी या उत्तर जो मिलता है उसके प्रति उनको जवाबदेही देना होता है। दूसरी ओर कार्यपालिका जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है संसद के सत्रों को बुलाती है। यहाँ पे क्या है, दूसरी ओर ये कहा गया है कि जो कार्यपालिका है वो जिसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष मतलब कार्यपालिका जो कानून और नीतियों का क्रियान्वित करती है उनका अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति होंगे। वो संसद के लिए क्या बुलाएगी, सत्र बुलाती है और अन्य तरीकों से विधायिका जो कानून बनाती है और नीतियाँ बनाती है के कार्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। यहाँ जिस तरीके से यहाँ कार्यपालिका जिसका अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति होंगे और वो संसद में अब क्या है, सत्र को बुलाती है, वो बैठक को कि उस पर जो भी निर्णय या जो फैसले करने हैं उसके लिए वो बुलाती है। और अन्य तरीकों से क्या होता है कि जो विधायिका का जो कार्य क्षेत्र है, विधायिका कार्य क्षेत्र में कानून और नीतियाँ बनाने का, उसके कार्यों में क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। मतलब जो उन्होंने कानून और नीतियाँ बनाई हैं उस पर उसे प्रश्न करने का अधिकार है। यानी और साथ ही साथ वो क्या है, कार्यपालिका को और विधायिका को क्या कर सकती है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, गुत्थी की तौर मतलब एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं। अब आगे देखेंगे संघीय विधायिका जिसको संसद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.1 में संसद भवन का चित्र दिखाया गया है। हमारी संघीय विधायिका को संसद नाम दिया गया है। संघीय मतलब एक दूसरे के साथ संघ के तौर पर कार्य करते हैं, इसलिए इसे संघीय विधायिका के नाम से जाना जाता है और जो कि किसको संसद नाम दिया गया है। जो राष्ट्रपति 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। एक सिंपल सा सवाल ये उठता है कि संसद किनसे मिलकर बनती है, तो आप लोगों के पास उत्तर ये होना चाहिए कि राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के क्या बनती है, संसद बनती है। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल संसद का ही हिस्सा है और संसद के प्रति क्या होगी, वो जवाबदेही, जिसको उत्तरदायी मतलब उसको उत्तर देना होता है। जब वो प्रश्न करेंगे संसद की तरफ तो वो क्या है, उसका जवाब उसको देना होता है। संसद देश की राजनीतिक व्यवस्था की नींव है जिसमें जनता की संप्रभुता का समावेश का सार है। संसद राष्ट्र की क्या है, आवाज़ है। यहाँ पे जो मुख्य वर्ड है ये संप्रभुता, जो क्या होता है, एक देश के ऊपर शासन बनाने का जो पूरा अधिकार उसी देश की सरकार पर होना होता है और सरकार चुनने से लेकर के देश को चलाने तक के ये सारे निर्णय किसके पास होते हैं, उसी के पास होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि संसद जो है वो देश की राजनीतिक व्यवस्था है उसकी क्या होती है, नींव होती है। उसको एक मजबूत करने की ये बेसिकली उसकी एक नींव होती है, ताकत होती है, जिसमें जनता की क्या होती है, संप्रभुता का समावेश मतलब मिला हुआ, सार मतलब जो उसमें कहानी या जो बात होती है उन बात रहते हैं। और कहा गया है संसद राष्ट्र की क्या है, आवाज़ है, जहाँ व्यक्ति अपनी जो भी आवश्यकता है, ज़रूरतों हैं, उसके लिए क्या कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है। संसद में समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व होता है। संसद है वो, एक तो हमने यहाँ पे बहुत समझ चुका है कि संसद किनसे मिलकर के बनती है, राष्ट्रपति 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो संसद में क्या होता है, संसद समाज के सभी वर्ग, समाज के जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों का समुचित क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है।
इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह पाया गया है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षा से बहुत कम है। यहाँ पे संसद में जो समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों के लोगों का क्या है, समुचित मिला हुआ एक ऐसा प्रतिनिधित्व है जिसमें इस व्यवस्था में क्या की गई है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो प्रतिनिधित्व हैं, सदस्य हैं, उसको सुनिश्चित करने के लिए, मतलब उसको उनके लिए एक कहना चाहिए सही करने के लिए या फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये भी पाया गया है कि संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व होता है, उनकी जो संख्या है वो अपेक्षाकृत कैसी है, बहुत ही कम है। इस कारण यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि संसद भवन के अंदर जो चर्चा करते हुए लोगों को दिखाया गया है किस तरीके से ये होती है। तो इस कारण कई वर्षों से एक संविधान संशोधन विचाराधीन है, जिसके अनुसार संसद में महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण मिले। ये इस कारण से कहा गया है कि कई वर्षों से मतलब संविधान में संशोधन जो हो रहे हैं वो कैसा है, विचारहीन है, जिसके अनुसार क्या हो रहा है कि संसद में जो महिलाओं की जो संख्या है वो से कितने प्रतिशत मिले हैं, 33% आरक्षण मिले हैं। सांसद सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो संसद में होते हैं वो क्या है, सीधे या फिर अप्रत्यक्ष तौर से जनता द्वारा या लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। और जनप्रतिनिधि, जन मतलब लोक प्रतिनिधि मतलब सदस्य, जनता से संबंधित समस्याओं और शिकायतों को संसद में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जो व्यक्ति जैसे कि चुने हुए व्यक्ति वो ऊपर जाकर के वो सदस्य होंगे, वहाँ पे जो कि आम नागरिकों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के वो संसद भवन में एकत्र होते हैं, जहाँ पे वो अपनी जो भी समस्याएं या जो जनता से संबंधित जो भी समस्याएं या शिकायतें हैं उसे कहाँ व्यक्त करेंगे, संसद में व्यक्त करेंगे। संसद में नीतिगण मुद्दों तथा कानून से संबंधित प्रस्तावों और मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को विचार विमर्श करके पारित किया जाता है। संसद में नीतिगण मतलब नीति मतलब जो नियम होते हैं, मुद्दे मतलब जो भी मुद्दे या मसले हों उसके आधार पर, तथा कानून से संबंधित जो भी प्रस्ताव और क्या होंगे, मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को क्या किया जाएगा, विचार विमर्श करके उस पर जो भी विषय होंगे या टॉपिक होंगे उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद उसे क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। कार्यपालिका जो कि क्या काम है, हमने सभी देखा कि कानून और नियमों का उसमें क्या करती है, क्रियान्वित करती है, जिसका काम होता है ये मंत्रिमंडल का। तो कार्यपालिका मंत्रिमंडल के कार्यकलापों पर क्या करती है, बहस करती है। जिन भी विषय पर होंगे उस पर क्या करेगी, जो भी कार्यकलाप होंगे उस पर बहस करती है और उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। जो भी उसके उत्तर होंगे उसको क्या करेगी, सही तरीके से ठीक करेगी। इस प्रकार सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण करने में संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस तरीके से हमने पिछले पेज में पढ़ा कि किस तरीके से अगर ये सारी शक्तियाँ जो क्या है एक ही व्यक्ति को दी जाएगी तो वहाँ कैसा होगा, निरंकुश शासन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बताया गया कि इन सारी वजहों के, क्योंकि जो व्यक्ति होगा वो आम नागरिक होगा, आम नागरिक से चुन करके वो मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, तो जो भी कार्यकलाप होंगे उस पर बहस किए जाएंगे, जो कि वो उसका जवाबदेही देना सुनिश्चित होता है। तो इस प्रकार क्या होगा कि सरकार की जो निरंकुशता है, जो सरकार की जो भी निरंकुशता होगी उस पर निर्णय लेने में किसकी भूमिका, संसद की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आगे देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा क्या क्या है। लोकसभा और राज्यसभा, भारत में 2 सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है। ये सदन है लोकसभा और राज्यसभा। सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य पूरे देश के लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जो लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो पूरे देश के लोगों द्वारा ये सीधे तौर से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्य मुख्य रूप से विभिन्न प्रांतों की विधायिका द्वारा चुने जाते हैं। मतलब ये जो होते हैं राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो मुख्य रूप से क्या होंगे, जो विभिन्न प्रांत होंगे वहाँ की विधायिका के द्वारा चुने जाते हैं। 2 सदनों की क्या जरूरत है,
केवल लोकसभा होती तो क्या होता। ये प्रश्न यहाँ ये उठता है कि दोनों सदनों की क्या जरूरत है, जब लोकसभा की जिस तरीके से वो पूरे देश के लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, तो फिर कहने का मतलब कि दोनों सदनों की क्या जरूरत है। क्या लोकसभा होती तो क्या होता। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, भारत एक कैसा है, संघीय देश है, जो संघ से मिलकर के बने हुए शासन प्रणाली से चल रही है। तो एक संघीय देश है जिसमें सत्ता केंद्रीय और प्रांत दोनों के बीच कैसा है, बटा हुआ है। किसके बीच, सत्ता केंद्र और प्रांतों दोनों के बीच बटा है। संसद देश के कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। जो संसद है, संसद देश के कानून बनाने की एक ऐसी संस्था है। अतः इसमें प्रांतीय विधायिकाओं की सहभागिता मतलब उनकी भूमिका कैसी होती है, आवश्यक होती है। इसलिए राज्यसभा की व्यवस्था है कि जिसे प्रांत की विधायिका सदस्य चुनते हैं, जो प्रांत के जो अपने अपने क्षेत्र के जो अपने अपने प्रांत की विधायिका जो विधायक होंगे उसके सदस्य चुने जाते हैं। किसी भी देश में विधायिका के 2 सदन होने के कई लाभ हैं। अगर किसी देश में विधायिका के अगर 2 सदन होंगे तो उससे कई लाभ होंगे। पहला बताया गया है, संसद में विशेषज्ञों की उपस्थिति। आमतौर पर विशेष विषय मतलब विशेषज्ञों पर विभिन्न विधाओं के परगतों द्वारा, जैसे कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, कानूनी विशेषज्ञ, जो विशेष रूप से एक किसी पद पर उनकी पूर्ण तरीके से कहना चाहिए उनके पास क्षमता होती है, तर्क शक्ति या बोध होता है, उस आधार पर कहा गया है को लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचना संभव नहीं होता है। ऐसे लोगों को विधायिका के सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेजे जाते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो क्योंकि वो सीधे तौर से जीत करके संसद में उनको पहुंचना संभव नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, विधायिका के सदस्य चुन करके, विधायिका का सदस्य चुन करके उन्हें कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में भेज सकते हैं। इस तरह संसद को उनके अनुभव और विचारकों का फायदा मिल जाता है। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि विशेष रूप से उन पद पर वो उपाधि प्राप्त कर ली हो ऐसे लोगों को, तो इस तरह के संसद में उनके अनुभव और विचारकों का क्या मिलता है, फायदा मिल सकता है, जो उनको सही राय, सद्बुद्धि, ज्ञान या विशेष रूप से उनको राय दे सकते हैं। दूसरी ओर देखते हैं 2 बार कानूनों पर विचार विमर्श। जैसे आपने कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में याद किया होगा, हमारा हर कानून 2 सदनों में विचार विमर्श के बाद पारित होता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो कानून बनती है उस पर विचार विमर्श की जाती है, ताकि कहीं पे त्रुटि या कोई भी गलतियां ना हो। अतः हम कानून पर 2 बार चर्चा करते हैं। अतः जल्दबाजी में या त्रुटिपूर्ण कानून बनने से बचा जा सकता है कि जिस तरीके से अगर उसे 2 बार चर्चा होगी तो क्या होगी कि जो फर्स्ट बार में जो जल्दबाजी होगी या जो भी गलतियां होंगी वो दूसरी बार में पकड़ी जा सकती है, या जो भी त्रुटिपूर्ण होगी कानून बनने में उससे बचा जा सकता है। अभी हम मुख्य बातों को देखते हैं। संघीय शासन क्या बताया गया है। संघीय शासन में भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में क्या है, राज्यों का मतलब विभिन्न राज्यों से मिलकर के क्या बना है, देश का निर्माण हुआ है। इसलिए राज्यों का एक कैसा है, ये संघ है। और संविधान द्वारा विधायी शक्तियों के 2 स्तरों संघ और राज्य में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने सीमाओं में रहते हुए स्वतंत्र रूप से क्या करती हैं, कार्य करते हैं। यहाँ सारी सत्ता न केंद्र के पास है और न ही राज्य पूरी तरह स्वतंत्र है। इसलिए कहा गया ये संघीय शासन, मतलब 2 तरीके, एक तो न तो यहाँ पे केंद्र का पूरी सारी सत्ता केंद्र के पास ही है और ना ही राज्य के पास वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। दोनों मिल करके शासन होती है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचन मतलब चुनाव, जनता स्वयं मतदान करके प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जिस अपने हाथों से या स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो जनता स्वयं मतदान करके प्रतिनिधि चुनती है। अपने लिए क्या चुनती है, वो सदस्य चुनती है, जैसे लोकसभा के सदस्य आदि। अप्रत्यक्ष चुनाव,
जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव। जिस तरीके से वो यहाँ पे शुरू में वो क्या करेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव करके जनता द्वारा चुने गए, जिस तरीके से स्वयं प्रतिनिधि अपने लिए चुनती है, तो चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा वो अन्य जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उन्हीं अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हमारे द्वारा चुने गए सांसदों और किसके द्वारा, विधायकों द्वारा किया जाता है। जो आकर के जो हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति को चुनते हैं वो ऊपर जा कर के उनमें क्या है, उस चुनाव में वो अपने लिए आगे वो चुने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक। आप लोगों के लिए होमवर्क है, भारतीय संसद के कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।